जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इस वीडियो में आपको लूसेंट का जो आपको ऑब्जेक्टिव होता है और लूसेंट का जो सामान्य अध्ययन है उससे यह वीडियो में निचोड़ निकाला गया है और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एक बार पूरा देखें, ठीक है। और उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लेलिस्ट में जाए और उसमें और काफ़ी सारे अच्छे वीडियो हमने छोड़ रखी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जैसे ही हम इस प्रकार के वीडियो डालेंगे तो आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वीडियो को सबसे पहले पॉलिटी में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? सिकंदर से। अब यहाँ चलते हैं। सिकंदर से शुरू कीजिए या सुकरात से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी में बात वही है। मान लीजिए हम सुकरात से शुरू करते हैं तो सुकरात जो है इसके चेले का नाम है प्लेटो, ठीक है। और प्लेटो का चेला जो है वह है अरस्तु और अरस्तु का चेला है सिकंदर। यानी आप कह सकते हैं कि सिकंदर का गुरु का नाम है अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। इतना क्लियर है। लेकिन यहीं पर बात आती है, जब पॉलिटी की शुरुआत करने की बातें आती है तो प्लेटो को यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखा था, एकेडमिक था और एक था आपको बुक। तो एक था द इंस्टीट्यूट और दूसरा था रिपब्लिक। ये दोनों पुस्तक जो है ये किसकी लिखा हुआ है? तो यह आपको प्लेटो का लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको कई बार पूछ चुका है कि दी रिपब्लिक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो वह है प्लेटो, ठीक है। यह द इंस्टीट्यूट पुस्तक है, यह किसने लिखा है? तो यह भी प्लेटो लिखे थे। बात करते हैं आगे संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संविधान दो प्रकार के होगा। एक होगा लिखित संविधान और दूसरा होगा अलिखित संविधान। यानी कि जो लिखा गया है उसे लिखित संविधान कहेंगे और जिसे लिखा नहीं गया है उसे अलिखित कहेंगे, यानी कि बिना लिखा हुआ कहेंगे। तो लिखित संविधान किसके किसके पास है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमेरिका, ठीक है। लिखित संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान जिसमें 7 अनुच्छेद ही हैं वह अमेरिका के पास है। और दुनिया का पहला लिखित संविधान है वह किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। कब इसको लागू किया गया था? तो 1789 में लागू किया गया था। उसके बाद आता है आपको अलिखित संविधान। अलिखित संविधान है कौन? तो ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल और सऊदी अरब। इन सभी महान देशों के पास जो संविधान है वो लिखा उखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये जो है अपने नियम के हिसाब से चलाते हैं। तो लिखित संविधान जो है से सबसे पहले दुनिया में अगर जो लागू किया गया था तो अमेरिका में लागू किया गया था 1789 ईस्वी में। और इसे दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी कहा गया है, जिसमें अनुच्छेद की संख्या मात्र 7 ही है। उसके बाद आता है एक एकात्मक संविधान आता है। एकात्मक संविधान जो है वह ब्रिटेन में है और फ्रांस में है। उसके बाद एक आता है संघात्मक संविधान। तो संघात्मक संविधान जो है यह आपको अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर संघात्मक संविधान चलता है। बात आता है सबसे बड़ा संविधान का। तो दोस्तों, सबसे बड़ा संविधान जो है वह अनुच्छेद में भारत है और शब्दों में भी भारत है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि पूछा जाएगा तो कौन होगा? भारत होगा, शब्द में भी और अनुच्छेद में भी। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान यदि पूछा जाए आपसे तो कौन होगा? वो होगा यूएसए, यानी कि अमेरिका, जिसमें 7 ही अनुच्छेद है। और शब्दों में कौन होगा? तो शब्दों में छोटा है मोनाको, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद में सबसे बड़ा अगर जो पूछेगा देश कौन है संविधान के मामला में तो भारत, और शब्द के मामला में संविधान में सबसे बड़ा देश कौन है? तो वह है भारत का। लेकिन छोटा की बात करें तो अनुच्छेद में छोटा कौन है? अमेरिका है। और शब्द में यानी कि शब्दों में छोटा कौन है? तो वह मोनाको देश है। अब आता है बात लचीला का। लचीला संविधान। लचीला संविधान जो है यह ब्रिटेन और यूके। और एक कठोर संविधान आता है, यह कहाँ का है? तो अमेरिका का है। याद रखिएगा, यदि लचीला केवल लचीला पूछेगा तो ब्रिटेन, उसी को हम लोग यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और कठोर कहेगा तो अमेरिका का। और जब बात करेगा दोनों का, न लचीला होना चाहिए न कठोर होना चाहिए, तो भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है? तो न लचीला है और न ही कठोर है, ठीक है। तो कठोर व लचीला यह दोनों है। एक आता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है, भारत का है
फ्रांस का है और ऑस्ट्रेलिया का है। इसे हम लोग निर्मित संविधान कहते हैं। फिर बात आता है दूसरा नंबर में विकसित संविधान। तो विकसित संविधान किसके पास है? तो ब्रिटेन के पास है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे संविधान के विभिन्न स्रोत है। संविधान के स्रोत क्या है, यानी कि हमारा संविधान जो है वह किस किस देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है, इसके बारे में संविधान हम लोग बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना और समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वह क्या है? तो एक है प्रस्तावना और दूसरा है समवर्ती सूची। अब आता है बात यूएसए अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायाधीश संबंधी लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद आता है आपको आयरलैंड हो गया, फिर दक्षिण अफ्रीका हो गया, जैसे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ठीक है, संविधान संशोधन तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और कनाडा से जो है यह संघीय व्यवस्था लिया गया है। फिर बात आता है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो इसमें कह सकते हैं जापान जो है जापानी विधि, ऐसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका है। तो जापानी से जापान हो जाएगा और विधि से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। फिर आता है जर्मनी से, इसमें आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, यह कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। एक बात बताइए, इसे याद कैसे कीजिएगा? जैसे जर्मनी है, जर्मनी यदि किसी के घर में आग लग गया तो उसका घर क्या होगा? जल जाएगा, यानी जर्मनी हो जाएगा। तो क्या होगा? उस पर आपातकाल लग जाएगा, यानी जल्दी जल्दी भुताने का सब कोशिश करेगा। ठीक है, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। या आपातकाल में मूल अधिकारों को स्थगन, कौन कौन सा मूल अधिकार स्थगन किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा है। 8वां आता है रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। फिर आता है बात ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनात्मक व्यवस्था, यह आपको ब्रिटेन से लिया गया है। यदि यहाँ पर पूछा जाए जापानी से, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे याद रखिएगा। और जब इंग्लैंड से बात करेगा तो इंग्लैंड से बात करने का मतलब है कि यहाँ पर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा, यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर निर्माण करने की बात आएगा। जब विधि निर्माण करने की प्रक्रिया होगा तो इंग्लैंड से, और जापान से क्या होगा? तो स्थापित प्रक्रिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपियों का भारत आने का क्रम। दोस्तों ये जो आप सोचते होइएगा कि ये तो इतिहास शुरू हो गया है, तो नहीं, ये चीज़ से हमारा संविधान को संबंधित है। हमारा संविधान का शुरुआत जो है वह कहीं ना कहीं अंग्रेज से ही संबंधित है, इसीलिए थोड़ा उनके बारे में भी, और कौन देश पहले कौन आया भारत में, कौन गया, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यही जो है हमारा संविधान का स्रोत बना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगाल, सबसे पहले आया पुर्तगाल, फिर आया डच के बाद आया अंग्रेज के बाद आया डेनिश के बाद फ्रांसीसी, उसके बाद आया स्वीडिश। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अब यहाँ पर देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम। यूरोपीय कंपनी जो है से भारत में कौन कंपनी पहले आई है, उसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे, और कौन सा व्यक्ति जो था वो कौन भारत में आया है। जैसे एस्तादो द इंडिया जो है यह कंपनी का नाम है, और यह कौन सी कंपनी है? तो पुर्तगाली कंपनी है। यह 1498 में आया था, सरकारी था। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह ब्रिटेन से आया था, और कब आया? 1600 ईस्वी में आया, और यह क्या था? तो यह प्राइवेट कंपनी था। फिर आया डच कहाँ से आया? तो नीदरलैंड से आया। यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेगा तो डच, जिसको हम लोग नीदरलैंड कहते हैं, तो डच से आया और 1602 में आया, और ये भी क्या था? सरकारी था। फिर आया आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ से आया? डेनिश से आया, 1616 में आया, और यह क्या था? सरकारी था। 5वें कंपनी देश इन देश ओरिएंटेस, ये जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देश इन देश, इसे आप लोग याद रखिएगा। फ्रांसीसी 1664 में आया, ये भी क्या था? सरकारी था।
स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह स्वीडन से आया था 1731 में, और यह क्या था, तो यह सरकारी कंपनी था। अब बात करेंगे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, EIC इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। इसके संस्थापक के नाम क्या था, तो जॉन वाट एंड वाइटल, इसे आप लोग याद रखिए, संस्थापक के नाम है, ठीक है। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ बना था, तो लंदन ब्रिटेन में बनाया गया था। ब्रिटेन की रानी कौन थी उस समय, तो रानी एलिजाबेथ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षीय चार्टर अधिकार पत्र दे दिया गया था। EIC इंडियन ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी 2 युद्धों के बाद भारत में स्थापित हो गई थी। 2 युद्ध हुआ था, एक हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो यह 23 जून 1757 को हुआ। डेट सहित याद रखिएगा, 23 जून 1757 के हुआ। और अंग्रेज की तरफ से किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव प्लस बंगाल के जो शासक था सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला नहीं हारता, लेकिन उसको हारने का कारण क्या था, तो उसका जो था सबसे ईमानदार सेना मीर जाफर ने उसे धोखा दे दिया। तो जीत गया कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर जीत हो गई। तो बंगाल के नवाब जो है से बना कौन, मीर जाफर बन गया, क्योंकि उसको बोला गया था कि आप सिराजुद्दौला को हराने में मदद कीजिए, हम आपको राजा बनाएंगे। तो बंगाल का नवाब, अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को, ठीक है। उसके बाद ये था प्लासी की लड़ाई जो 23 जून 1757 को हुआ था। अब बात आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है यह आपको 2 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो था युक्त सेना मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, यानी कि यह जो था संयुक्त सेना के साथ हुआ था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ और संयुक्त सेना में कौन कौन था, तो उस समय था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के शुजा उद्दौला और बंगाल के मीर कासिम, ये 3 था। यानी कि 2 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना में शामिल थे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध से शुजा उद्दौला और बंगाल से मीर कासिम। इसमें आप लोग डेट के साथ याद कीजिएगा, और साथ ही कौन व्यक्ति किससे संबंधित है। जैसे में शाह आलम द्वितीय मुगल वंश से थे, शुजा उद्दौला अवध से थे और बंगाल से मीर कासिम थे। इसमें जीत किसकी हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से इसमें जीत गई थी। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और द्वैध शासन वहाँ पर लगना शुरू हो गया। शाह आलम द्वितीय मुगल का पहला पेंशनर बना, लेकिन शाह आलम द्वितीय को पेंशन देकर यहाँ से अलग भेज दिया गया, रंगनू भेज दिया गया। अब आता है बात संवैधानिक विकास, यानी कि अब हम लोग का जो है संविधान शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जो था इसका इंट्रोडक्शन था जो जानना जरूरी था। भारत का संवैधानिक विकास, तो 1773 से लेके 1853 और 1858 से लेके 1947, ये 2 भाग में भारत के संवैधानिक इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। तो 1773 से लेकर 1753 तक के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू होता था, लेकिन 1758 से लेकर 1947 तक के यह ब्रिटिश क्राउन द्वारा यह लागू होना शुरू हो गया। अब आया कौन कौन, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, फिर था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, 1786 का फिर भारत शासन अधिनियम आया, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में 20 साल के बाद, फिर चार्टर एक्ट 1833 में 20 साल के बाद, और चार्टर एक्ट 1853 ये भी 20 साल के बाद अधिनियम सभी आया। उसके बाद भारत में जो क्राउन को हाथ में जो सौंप दिया गया वह आपको 1858 से लेकर 1947 तक के, तो इसमें कौन कौन से अधिनियम शामिल था, जिसे भारत शासन अधिनियम हम लोग कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं 1909, इसमें आपको मार्ले के बारे में पूछेगा
और मिंटो के बारे में पूछेगा। तो मार्ले जो था यह भारत का राज्य सचिव था ब्रिटेन में और मिंटो यहाँ का वायसराय था, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है 1919 में भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर आता है आपको भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है। फिर अगस्त प्रस्ताव पेश होता है 40 में, याद रखिए अगस्त प्रस्ताव पेश हुआ 1940 में। क्रिप्स मिशन आया 42 में, बेबेल योजना आया 45 में, शिमला सम्मेलन आया 45 में, कैबिनेट मिशन आया 46 में और माउंटबेटन मिशन जो आया 1947 में आया। अब आता है बात रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यहाँ से हमारा रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि अंग्रेज़ों ने जब 1764 का बक्सर का युद्ध और 1757 का, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, तो आपको पता 23 जून 1764 में, और प्लासी का लड़ाई जो हुआ आपको 23 जून 1757 को, और बक्सर का युद्ध जो हुआ वह आपको 2 अक्टूबर 1764 में हुआ। तो बंगाल के गवर्नर जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर उस समय कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो यह वारेन हेस्टिंग्स ही था, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को नया नाम दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद बनी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग 3 अन्य सदस्य भी थे, लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड, इसे याद रखिएगा। एलिजा इम्पे जो थे मुख्य थे, और उसके बाद था हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स, ये जो थे अन्य में आते हैं। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो इसमें द्वैध शासन शुरू किया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। द्वैध शासन में 2 चीज़ थे, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो एक चीज़ जानते हैं कि कंट्रोलर जो होता है ये हमेशा राजनीति मामला में होता है। किसी दंगा उंगा हो गया मान लीजिए, तो उसे शांत करने के लिए राजनीति मामला आ जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोलर हो गया, वह हो गया राजनीति मामला में। और डायरेक्टर हमेशा किसे बनता है, सीईओ जो होता है, चाहे मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे बनता है, तो किसी व्यापारिक या किसी कंपनी में बनता है। इसमें गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य की संख्या 4 से 3 रह गई, यानी 4 थी फिर 3 कर दी गई। और गवर्नर जनरल को मिला क्या, तो वीटो शक्ति का अधिकार मिल गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट, मान ली इसे आप लोग याद कीजिए, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। तो यदि मान ली याद करने का हम तरीका होता है, यदि किसी को आप पीट दीजिएगा तो क्या होगा, विशेषाधिकार लगेगा उस पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं। और कोलकाता कंपनी की राजधानी बन गई। कोलकाता जी थी उस समय क्या बन गई, कंपनी की राजधानी बन गई थी। फिर आता है आपको 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम में हुआ क्या, अब इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया। जो गवर्नर जनरल बने थे उनका प्रधान सेनापति बनाया गया। और गवर्नर जनरल को शक्ति मिला, शक्ति क्या चीज़ का मिला, तो कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति मिल गया। उसके बाद गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्हें ये 2 बार भारत आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 2 बार भारत आया। 1786 से 1793 तक रहा और एक 1805 में आया। तो इसकी मृत्यु जो थी इसे नेचुरली डेथ हुआ। और इसका मकबरा कहाँ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वह गाजीपुर में है, इसे याद रखिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 2 बार आया था, एक 1786 से 1793 तक रहा, फिर 1805 में वापस आया। तो उस समय उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी। उसको कहाँ दफनाया गया, तो उसकी मकबरा कहाँ है, गाजीपुर में है। 1793 का चार्टर अधिनियम। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों यानी भारत और ब्रिटेन में उसका वेतन
भारत के राजस्व से देना था। यानी कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य जो भी कर्मचारी काम करेंगे, या भारत के कर्मचारी हो या ब्रिटेन के कर्मचारी हो, कहीं भी काम होगा, भारत में होगा या ब्रिटेन में होगा, तो उसका पैसा कहाँ से मिलेगा? तो उसका वेतन जो मिलेगा वह आपको भारत से मिलेगा, वेतन भारत के राजस्व से मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अनुमति देने की शक्ति मिल गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो था कि व्यापार कर सकता है, उसकी शक्ति दे दिया गया। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को सीमित किया गया। केवल चीनी, चाय, अफीम व्यापारिक एकाधिकार मिला। वो प्रशासन एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यानी कंपनी जो थी अब 20 साल तक ही वह क्या कर सकती है? व्यापारी कर सकती है। उसके बाद चीनी, चाय, अफीम का व्यापार छोड़कर भारत में कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकती थी। व्यापारिक कंपनियां भारत आई तो शिक्षित लोगों को आवश्यकता पड़ गई, तो वो क्या किया? पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया और भारतीय साहित्य विज्ञान की स्थापना किया, यानी 1 लाख रुपए लगाकर। फिर भारत में ईसाई मशीनरी, जिसको भारत आने की अनुमति नहीं थी, उस सभी को स्वतंत्रता दी गई, जब भारत में आप आकर व्यापार कर सकते हैं। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी 20 साल के लिए 1813 में बढ़ाया गया था और कंपनी के एकाधिकार पत्र को, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया? इसमें समाप्त कर दिया गया। चाय, चीनी और अफीम की ये सारे व्यापार समाप्त हो गए। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम से? तो 1833 के अधिनियम से। और उसके तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 3 से 4 हो गई। पहले 4 थी तो फिर 3 हो गई, फिर 3 थी तब 4 हो गई। चौथा सदस्य जो था अस्थायी विधि का सदस्य होगा। भारत का पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे और गवर्नर जनरल परिषद भारत परिषद बनाया गया। उसके बाद सरकार शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। यानी सरकार शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। और सरकारी नौकरी हेतु परीक्षा, जैसे लंदन में जो था हेलीबर्ग कॉलेज, वहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया। दास प्रथा की समाप्ति 1843 में हो गई और सती प्रथा का समाप्ति 1829 में विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय की सहायता से हुआ। 1837 में फारसी के जगह अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बन गई। यानी कि 1837 से पहले यहाँ पर फारसी भाषा बोली जाती थी, लेकिन अब अंग्रेजी जो थी से क्या बन गई? आधिकारिक भाषा उसका बन गई थी। भारत के लोगों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन गया। तब आ जाता है 1853 का चार्टर अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल जो थे उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, 1848 से 1856 तक के। गवर्नर जनरल परिषद को 2 भागों में बांटा गया। भारत में संसदीय व्यवस्था के आधार बनी। 2 भाग में बांटा गया। पहला था गवर्नर जनरल परिषद कार्यपालिका और दूसरा था विधान परिषद, जिसको विधायिका कहते हैं। एक कार्यपालिका बनी और दूसरा विधायिका। कार्यपालिका को गवर्नर जनरल परिषद कहते हैं और विधायिका को विधान परिषद कहते हैं। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस हेतु लिखित परीक्षा हुई। 1853 से 1922 तक परीक्षा लंदन में हुआ। 1923 से भारत का प्रयागराज में परीक्षा हुआ। ठीक है, अब नाम बदल दिया गया, वो क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था। तो 1923 में भारत में परीक्षा हुई थी और विधि सदस्य परिषद का पूर्ण अस्थायी सदस्य बन गया। जो विधि सदस्य था वह परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया था। फिर आता है 1858। 1858 में रानी विक्टोरिया आई और प्रधानमंत्री जो है वह पामस्टन आए। यानी कि साथ पहले जो आई रानी विक्टोरिया और वहाँ के जो
प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न आए, ठीक है। उसका प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड स्टॉलिंग। कहने का मतलब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहे। घोषणा क्या हुई, तो 1 नवंबर 1958 को शाही दरबार इलाहाबाद में भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा भारतीय का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन व द्वैध शासन की समाप्ति, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी गई। भारत का प्रथम सचिव लॉर्ड स्टैनले, ठीक है, रिपोर्ट वाले थे। तो इसे 3 भाग में बांटा गया। भारत का प्रथम सचिव बोला जाए तो लॉर्ड स्टैनले। तो भारत के प्रथम सचिव को 3 भागों में बांटा गया। पहला था वायसराय का सचिवालय यूके में बनाया गया, दूसरा वायसराय की नियुक्ति की गई और तीसरा ब्रिटिश संसद, ठीक है, रिपोर्ट यानी कि क्राउन को दे दिया गया। भारत में ताज का शासन व्यवस्था स्थापित हो गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। लॉर्ड कैनिंग की विभागीय व्यवस्था को मान्यता एक प्रकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी। भारत में विभागीय व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉक डिवाइडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873। ईस्ट इंडिया कंपनी 1 जून 1874 को समाप्त हो गई। उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876 शुरू होता है, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, और इसका PDF हम वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में दिया हुआ है, जुड़ जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।